नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। खबरों की ओर रुख करेंगे, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सुबह सुबह वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आज वो पहुंचे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा गया और गर्मजोशी से उन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में आज वो हिस्सा लेंगे और शाम करीब 4 बजे वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होने के दौरान डॉक्टरों को डिग्री देते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। और आज जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। तो आज जो जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा, कई मामलों में ये उत्तराखंड का दौरा बेहद अहम, क्योंकि कुछ दिनों में 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है और उससे पहले जेपी नड्डा का ये दौरा तो ऋषिकेश के आयुर्विज्ञान के कार्यक्रम में ये शामिल होंगे जेपी नड्डा और डॉक्टरों को डिग्री प्रदान करते हुए भी नजर आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल होंगे जेपी नड्डा के साथ और कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरा, जहां सुबह सुबह वो उत्तराखंड यानी कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया जेपी नड्डा का, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड पहुंचने पर वहां कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा गया। वहीं दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा और डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करते हुए भी नजर आने वाले हैं। डॉक्टरों को डिग्री बांटेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई बड़े तमाम नेता अधिकारी शामिल होंगे। और ऋषिकेश में जेपी नड्डा के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ सीएम भी आने वाले हैं कार्यक्रम में और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आज सुबह सुबह जेपी नड्डा पहुंचते हैं और इस कार्यक्रम में यानी कि एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में सीएम धामी भी शामिल होने वाले हैं और कई बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। इन बारे में तमाम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड का दौरा बेहद अहम, क्योंकि देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी स्वागत के लिए पहुंचे एयरपोर्ट और बुके देकर उनका स्वागत किया है। तो अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी सीएम उन्होंने जेपी नड्डा का स्वागत किया है बुके देकर और इसके बाद दोनों कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। और जेपी नड्डा के तमाम कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज जेपी नड्डा का उत्तराखंड का ये दौरा, 5वें दीक्षांत समारोह में एम्स के शामिल होंगे, क्या कुछ तमाम जानकारी और क्या कुछ कार्यक्रम जेपी नड्डा के? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। अभी भी ये कह सकते हैं कि जॉली ग्रांट का जो सेफ हाउस है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का जो सेफ हाउस है, वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। उनके द्वारा पार्टी नेताओं से बातचीत यहाँ पर की जा रही है, बैठक की जा रही है और राज्य में जो पार्टी संगठन के इस समय जो कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से यहाँ पर ली जा रही है। इसके अलावा जो संगठनात्मक चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं पार्टी के भीतर के, उन सभी चीज़ों की जानकारी भी उनकी तरफ से यहाँ पर ली जा रही है, ताकि समय रहते हुए सारी चीज़ें, संगठन की जो चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर दुरुस्त हो सके, समय रहते सभी काम और संगठन के जो कार्यक्रम है वो सफल रूप से उनका संचालन यहाँ पर किया जा सके। अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो ऋषिकेश का जो एम्स अस्पताल है वहाँ पर पहुँच
पहुंचेंगे। जो एम्स अस्पताल का 5वां दीक्षांत जो समारोह होगा, उस दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि और मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शिरकत करेंगे और जो डॉक्टर्स वहां पर आने वाले हैं उनको वहां पर डिग्री देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि एमबीबीएस के जो डॉक्टर हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनको राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से वहां पर डिग्रियां प्रदान करने का काम वहां पर किया जाएगा। क्योंकि पूर्व में कह सकते हैं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री रहे थे तो उस दौरान ऋषिकेश एम्स अस्पताल का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। और ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि जब ऋषिकेश एम्स अस्पताल लगातार आगे बढ़ रहा है तो फिर जो वहाँ से जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं उनको डिग्री प्रदान करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी ये कह सकते हैं कि जो पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है उसमें पुष्कर सिंह धामी और इनके जेपी नड्डा के अलावा जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के इस एम्स अस्पताल के इस 5वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और राज्यपाल जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड से सांसद है, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा, वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी की मौजूदगी में जो डॉक्टर्स हैं, जो नए डॉक्टर्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एमबीबीएस का कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, उनको डिग्री देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर किस प्रकार से डॉक्टरों को अपना बेहतर लाभ यहाँ पर देना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें अपने अनुभवों को जनता के बीच साझा यहाँ पर करना चाहिए, ताकि जनता के जो रोग हैं या स्वास्थ्य क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उन सभी को दूर करने में मदद यहाँ पर मिल सके और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा यहाँ पर कर। अभय, क्योंकि जेपी नड्डा का आज ये दौरा एक कई अहम मायनों में देखा जा सकता है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर भी इस दौरे को देखा जा सकता है? क्योंकि पिछले दिनों धामी कई बारी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और अब जेपी नड्डा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और उनका देहरादून का ये दौरा है, उत्तराखंड का दौरा, और कई अहम बैठकें भी होंगी, जानकारी भी वो लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के तौर पर इसे देखा जा सकता है? देखिए, ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए तो संगठन से जुड़े हुए हर कार्य को यहाँ पर जानने का काम यहाँ पर करेंगे। सरकार किस रूप में काम कर रही है, संगठन सरकार की किस रूप में मदद कर रहा है, उन सब चीज़ों की वो बारीकी से यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। कोशिश यही है बीजेपी की कि इस समय जो तमाम संगठन के जो काम चल रहे हैं उन सभी चीज़ों से अवगत कराने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर किया जाए। सरकार किस रूप में आगे बढ़ रही है उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी उनके साथ मौजूद हैं, तो ये समझा जा सकता है चाहे वो आने वाले दिनों में दायित्वों का बंटवारा हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार हो, उस पर भी वो जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछताछ बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एक बेहतर तालमेल के साथ उत्तराखंड राज्य युवा सरकार के साथ आगे बढ़ सके, युवा सोच के साथ आगे बढ़ सके और उसके लिए जो जरूरी है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, उन जरूरी कदमों को कैसे उठाया जा सकता है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है। ठीक है अभय, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। तो आज जेपी नड्डा का ये अहम दौरा और दीक्षांत समारोह यानी कि एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे और डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करते हुए नजर आएंगे। और जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अजय टम्टा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी नजर आने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं अब, जहां बिजली बिलों के 415 करोड़ दबाकर उपभोक्ता फरार हो गए, यानी कि गायब हो गए। आपको बता दें 1,27,000 उपभोक्ता पर एक्शन होगा और 415 करोड़ बिजली विभाग का दबाकर 1,27,000 उपभोक्ता गायब हैं। पिछले 5 सालों में उपभोक्ताओं की संख्या लाखों में पहुंची है और यूपीसीएल ने इन उपभोक्ताओं को एसबी और एनबी की श्रेणी में डाला है और अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग को चूना लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी खबर जहां यूपीसीएल को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं पूरा मामला। उत्तराखंड में बिजली विभाग बिजली बिलों के 415 करोड़ से ज्यादा रुपए दबाकर 1,27,873 उपभोक्ता गायब है। वहीं यूपीसीएल के अधिकारी इनकी तलाश में दर दर भटक भी रहे हैं। कहीं बिजली का मीटर नहीं है तो कहीं मालिक सालों से बाहर है। यूपीसीएल ने इस पूरी राशि को नॉन बिल्ड और स्टॉप बिल की श्रेणी में डाला है और ऐसे में चौंकाने वाला ये जो मामला सामने आया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, 415 करोड़ की राशि बिजली विभाग पर बकाया और 1,27,000 से ज्यादा उपभोक्ता का कोई अता पता नहीं है।
क्या कर रहा है विभाग, कहां गए ये उपभोक्ता? हम अभय से जिनकी एक बार तरफ से 415 करोड़ का बिजली का बिल जी। अभी अभय। तक नहीं चुकाया गया। ये लगातार उपभोक्ताओं की तलाश यहाँ पर विभाग की तरफ से की जा रही है। और जब ये कह सकते हैं कि जो पता, यानी जिस समय जब बिजली का कनेक्शन इन उपभोक्ताओं की तरफ से लिया गया था, तो जो इनकी तरफ से पता दर्शाया गया था, जहाँ पर इनका रेजिडेंशियल था या जहाँ पर विभाग के मीटर लगे हुए हैं, वहाँ पर ये लोग मौजूद नहीं है। किसी की तरफ से मकान बेचकर इस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पर करने का काम यहाँ पर कर दिया गया, या फिर ये आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि कई सालों से ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि इस कनेक्शन पर लगातार बिजली की खपत यहाँ पर हो रही है। उनका जो लाखों का जो बिल है, हजारों का जो बिल है, अभी तक विभाग को चुकाने का काम नहीं हो पाया है। विभाग के अधिकारी लगातार इन सब चीज़ों की जांच यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि विभागीय अधिकारियों की मदद से लगातार ऐसे कनेक्शन बांटने का काम यहाँ पर हो रहा है जिनका कोई अस्थायी ठिकाना यहाँ पर नहीं है, या जिन लोगों का वेरिफिकेशन अब तक यहाँ पर हुआ ही नहीं है। उन लोगों के नाम पर ये कनेक्शन यहाँ पर विभाग की तरफ से बांटे गए। यही वजह है, यही वो कमियां हैं जो विद्युत विभाग के लिए बड़ी चिंताजनक यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 415 करोड़ का बिल अभी तक बिजली का बकाया है इन उपभोक्ताओं की तरफ से, और ये संख्या साल दर साल बढ़ने का काम यहाँ पर करेगी। अगर हम 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भी ये संख्या 1 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या थी जिनके वेरिफिकेशन विभाग के पास में यहाँ पर नहीं थे। इनके पते, जो अस्थायी पते वहाँ पर थे, जहाँ पर कनेक्शन लगाने का काम किया गया था, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। साल 2021-22 में भी ऐसे ही हाल यहाँ पर देखने को मिला था। 23-24 में भी यही सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, और अब 25 में भी अभी तक ये कह सकते हैं कि विभाग के पास ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी, सही जानकारी यहाँ पर नहीं है जिनके पास कनेक्शन लगाने का काम विभागीय कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया था। तो ये बड़ी राशि है, और इसको अब ये कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से इन सब चीज़ों की जाँच तो यहाँ पर की जा रही है, साथ ही इनको डिफॉल्टर के रूप में भी डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जो तत्कालीन समय के जो अधिकारी या कर्मचारी रहे उनसे बातचीत करने का काम यहाँ पर हो पाए, ताकि इन सभी लोगों की सही जानकारी विभाग के पास उपलब्ध हो सके, और जो उनका बकाया जो राशि है, बिजली की जो बकाया राशि है, उसको जमा किया जा सके। जी ठीक है अभय, क्योंकि ये आज की खबर नहीं है, पिछले 2-3 महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी जब करोड़ों का बकाया लेकर इसे अधिकारी, आप जैसे कह रहे थे कि अधिकारियों की ये कमियां हैं कि बिना वेरिफिकेशन के वो लाइट दे देते हैं, लेकिन इन कमियों को पूरा करने के बारे में विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्योंकि ये उपभोक्ता तो अब नासूर बनते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार इनका जो ये कह सकते हैं कि इनका जो बकाया बिल है वो राशि लगातार बढ़ती नजर आ रही है। विभाग की जिस तरीके से इस समय स्थिति बनी हुई है, बजट आर्थिक जो स्थिति विभाग की इसमें कही जा सकती है, वो ऐसे ही उपभोक्ताओं के चलते दयनीय स्थिति की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए विभाग की तरफ से इन सभी उपभोक्ताओं के, यानी 1,27,000 जो ये उपभोक्ता है जिनका 415 करोड़ रुपए का बिल अभी बकाया है, उन सभी को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफॉल्ट की सूची में डालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर जांच शुरू करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से कर दिया गया, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं की तलाश यहाँ पर की जा सके और उनकी जो जानकारियाँ वो विभाग के पास उपलब्ध हो सके, ताकि उनसे वसूली का काम विभाग की तरफ से किया जा सके। साथ ही जो अधिकारी या कर्मचारी भी ऐसे कनेक्शन बांटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि जांच लगातार यहाँ पर उनकी तरफ से भी, उनके खिलाफ भी जांच करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ियाँ आने वाले समय में यहाँ पर ना हो सके। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डिफॉल्ट की सूची में इन सभी उपभोक्ताओं को डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए पहले से ही सजग रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए अभय। तो साफ तौर पर है, बिजली विभाग करोड़ों के बकाया से जूझ रहा है और 1,27,000 से ज्यादा उपभोक्ता अब बिजली विभाग के लिए नासूर बनते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अता पता ही नहीं है, बिना वेरिफिकेशन के उन्हें लाइट दे दी गई है और अब बिजली विभाग 415 करोड़ के बकाया से जूझ रहा है। देखने की बात होगी आगे बिजली विभाग क्या कुछ एक्शन लेने वाला है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन प्रशासन चार धाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दें 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं कांग्रेस की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े करना और संदेह व्यक्त करना ही जानती है। वहीं कांग्रेस इस पवित्र यात्रा को दिन भ्रमित करने का प्रयास करती है। पिछले बार भी 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और इस बार पिछले बार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आने वाले।
आपको बता दें 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है और अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदार धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच यात्रा से पहले सियासत चरम पर। देखिए, कांग्रेस को हर विषय पर एक प्रकार से संदेह व्यक्त करने का एक आदत सी बन गई है और मैंने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहां तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके भी। तो यात्रा को लेकर सियासत के बीच आपको अगली खबर दे देते हैं, जहां पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात और हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई पर विराजमान भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने और चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ से कैलाश रवाना होने की तारीख वैशाखी पर्व पर पंचांग गणना के अनुसार तय कर दी गई है। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली 30 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ से कैलाश के लिए रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 2 मई को कैलाश पहुंचेगी। और भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश पहुंचने पर तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट वेद मंत्र उच्चारण के साथ बम बम भोले के उद्घोष के साथ ग्रीष्मकाल यानी कि पूरी गर्मी भर के लिए खोल दिया जाएगा और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। का महापर्व सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मुखीमठ के दिव्य स्थान से शुभकामनाएं। आज वैशाखी के महापर्व पर हिमालयों में स्थित पंच केदारों में 2 केदारों के कपाटोद्घाटन का मुहूर्त तय होता है। पंचांग गणना के अनुसार विदित है कि इस वर्ष तृतीय केदार तुंगनाथ जी का जो कपाटोद्घाटन का मुहूर्त है वह मार्कंड ऋषि मक्कूमठ में वहाँ के धर्माचार्यों, वहाँ के पुजारियों और ब्राह्मणों के द्वारा यह मुहूर्त तय किया गया। और इस वर्ष जो यात्रा है तुंगनाथ भगवान की, वह 30 अप्रैल को अपने मठ से प्रस्थान कर भूतनाथ मंदिर में वह विश्राम करेंगे और पहली तारीख को भगवान चोपता में विराजमान होकर के 1-2 मई को जो है भगवान के कपाटोद्घाटन विधिवत रूप से तृतीय तुंगनाथ के कपाट इस वर्ष के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह से बैसाखी के दिन पूरे हिमालयों की जो तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, धाम है, पंच केदार हैं, उनके जो यात्रा का कपाटोद्घाटन का जो मुहूर्त तय है आज वो संपूर्णता से संपन्न हुआ। इस वर्ष से बैसाखी से यह समझ लीजिएगा कि हिमालय की जो तीर्थ स्थान थे उनके सभी कपाटों का जो विधिवत कपाटोद्घाटन का मुहूर्त तय है वो आज संपन्न हुआ है। इससे आज से हिमालय की यात्रा प्रारंभ। तो उत्तराखंड में जो चल रहा है उसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, यानी कि मदरसों की बात कर रहे हैं हम। 2 दिन के अंदर हल्द्वानी और कालाडूंगी क्षेत्र में कुल 21 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। लगातार उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन में है और इसमें से 18 मदरसे हल्द्वानी में तो 3 मदरसे कालाडूंगी में सील किए गए हैं। डीएम और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ये पाया गया कि मदरसे बिना किसी अनुमति यानी कि बिना परमिशन के संचालित हो रहे हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। नियमों के मुताबिक राज्य में संचालित हर मदरसे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी संस्था नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएगी उस पर सख्त कदम उठाया जाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप हल्द्वानी की देख रहे हैं, जहां 18 मदरसे प्रशासन ने सील कर दिए हैं और लगातार उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। हमारे 10 ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड थे मदरसा बोर्ड में। इसके अतिरिक्त 18 मदरसे ऐसे थे जो नॉन रजिस्टर्ड थे, अपंजीकृत थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें सीलिंग की प्रक्रिया की गई है, अंडरटेकिंग्स ली गई हैं। ये 2 दिन कार्रवाई चली है 13 और 14 तारीख को और 18 मदरसों की सीलिंग और अन्य प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 14 हमने कल करे थे और बचे हुए 4 पे आज कार्रवाई हुई है। नहीं, जितना डेटा था हमारे पास जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से, तो वो सारे डेटा के बेसिस में हमारी कार्रवाई पूर्ण।
तो सीएम धामी के आदेश के बाद प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध मदरसों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो प्रोसेस करके रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि वो कार्रवाई से बच सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दन्या आरा सफल मोड़ मार्ग पर घटिया डामरीकरण के कारण एक मामला सामने आया, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 किलोमीटर लंबी सड़क पर हो रहे पुनर्निर्माण और डामरीकरण का गुणवत्ता इतनी खराब है कि डामर हाथ से ही उखड़ रहा है। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से डामरीकरण हुआ है, जहाँ ये हाथ से ही उखाड़ा जा रहा है और ज्यादा ताकत की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ये काम बच्चे कर रहे हैं। सड़क की दुर्दशा पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्र के पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने मौके पर पहुंचकर सड़क का मुआयना किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण और अपने समर्थकों के साथ मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और निर्माण कार्य के खिलाफ की गई लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने कहा है कि सड़क की चौड़ाई और मोटाई के अनुसार डामरीकरण नहीं हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से मुझे बड़ा ताज्जुब है कि न विभाग उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है और न काम करने वाले लोगों को कोई शर्म है। जिस तरह का वो डामर हो रहा है वो सीधे सीधे हाथ से उखड़ जा रहा है, नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर डामर डाल रखा है, स्पष्ट उखाड़ते समय वो दिख रहा है। तो ऐसे में जो बजट का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरह से इस उत्तराखंड को बर्बादी के कगार से बचाइए और जो निर्माण होता है उसको गुणवत्ता के आधार पर सही हो। और मैंने देखा उस डामरीकरण में सारे मानकों को ताक में रख दिया गया है और कहीं कोई मानक के आधार पर काम नहीं हो रहा है, न उनकी ठीक से चौड़ाई है, न डामर की मोटाई ठीक हुई है और जो काला कर रखा है वो भी मिट्टी के ऊपर कर रखा है जो भविष्य में तो उखड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार की अफवाहें आज समाज के अंदर फैल रही हैं, यहाँ तक कि सरकार को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सबकी छवि खराब होती है। थोड़ा सा ये खबर देख रहे थे आप, जहां सड़क डामरीकरण का ये मामला सामने आया और इतनी गुणवत्ता खराब है इस सड़क की कि बच्चे तक हाथ से उसे उखाड़ लिए जा रहे हैं। देखने की बात है कि प्रशासन क्या कार्रवाई इस पे आगे करता है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 30 अप्रैल को सलूड़ डुंगरा गांव में विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण मेले का आयोजन किया गया है। बैसाखी पर्व पर क्षेत्रपाल देवता के मंदिर में विधि विधान के साथ पंचायती पुरोहितों ने रम्माण मंचन के मुख्य आयोजन की तारीख की घोषणा की। आपको बता दें, इस मेले में सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विविध रंगी आयोजन किया जाता है। इसमें परंपरागत पूजा अनुष्ठान और मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। तो तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि सांस्कृतिक नृत्य भी इस कार्यक्रम में किया जाता है। यही भूयाल देवता के वार्षिक पूजा का अवसर भी होता है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। और 30 अप्रैल को रम्माण मेले का आयोजन तो वहीं केदारनाथ घाटी के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। इसके मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। केदार घाटी के पास एक शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी बीच एक युवक का शव मिलना काफी चिंताजनक। और इस बीच एसडीआरएफ की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया शव को, ताकि पता चल सके कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई और उसकी पहचान की जा सके, ताकि उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।